हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को लोकतंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। सिविक्स में एक चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। आप देखेंगे क्लास 10th में, और इसमें हम आपको लोकतंत्र के अर्थ से लेकर के लोकतंत्र के गुण दोष भेद तक आपको बताएंगे। और जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, इसको ध्यान में रख करके हम आपको इस चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोकतंत्र का अर्थ समझेंगे। देखिए कि लोकतंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? आप देखेंगे लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा, डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। और यह ग्रीक भाषा के, किस भाषा के? ग्रीक भाषा के डेमोस प्लस क्रेसिया, यानी जो ग्रीक भाषा जो है यह डेमोस प्लस क्रेसिया यानी दो शब्दों से मिलकर कर, डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता। डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। आप देखेंगे तो क्रेसिया का अर्थ होता है, आप देखेंगे शक्ति। अर्थात मतलब कह सकते हैं हम कि जिसमें जनता की शक्ति निहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जनता की शक्ति निहित होती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा, डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। अर्थात जिसमें जनता की शक्ति निहित होती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दिया कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यानी हम देखेंगे जब भी हम कोई सरकार हम बनाएंगे, लोकतंत्र में व्यवस्था है कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है और ये जो सरकार होती है यह जनता के ऊपर, जनता के लिए ही कार्य करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जनता की पावर जो होती है यह आप देखेंगे लोकतंत्र में होती है और जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि जनता पर ही शासन करते हैं। इसीलिए कहा गया जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। इसको आप देखेंगे द रूल ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं द रूल ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने लोकतंत्र के अर्थ देखे। अब हम लोकतंत्र की परिभाषा देखेंगे। लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ पे आपने देख लिया, लोकतंत्र का अर्थ देखे, लोकतंत्र की परिभाषा हो गया। अब आप देखेंगे लोकतंत्र के भेद, लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, लोकतंत्र के काइंड्स ऑफ जो डेमोक्रेसी जो होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप देखेंगे लोकतंत्र के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक जो आप देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और दूसरा क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अब आगे देखेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो समझने का प्रयास करेंगे कि इसको हम समझाएंगे आपको बहुत अच्छे तरह से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो देखिए, आप लोग समझिए, ध्यान दीजिए, बातों को समझिए और याद रखने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा। ये हमारे साथ जुड़िए और देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र के भेद आप देखेंगे, लोकतंत्र के भेद, लोकतंत्र के भेद आप देखेंगे। यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूंगा कि लोकतंत्र के जो भेद होते हैं, एक होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा आप देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देख लीजिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं जिन चुनाव में जनता स्वयं जाकर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।
स्वयं जाकर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब आप देखिए कि जैसे आप देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है कि जिन चुनाव में जनता स्वयं जाकर प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने हो, दिखाई देता हो। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो दिखाई न देता हो। तो उसमें हम देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, इसमें जनता स्वयं जाकर के अपने इच्छा अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे आप देखेंगे जो चुनाव होते हैं, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव हो गया। आप देखेंगे विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव हुआ, और आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे ग्राम पंचायत का चुनाव, ना आप देखेंगे नगर पालिका का चुनाव जो होता है, नगर पालिका का चुनाव। तो इस तरह से हम देखेंगे जो एक चुनाव होते हैं, जो आने वाले समय में आप देखेंगे अगले साल में जो 2024 में चुनाव होगा, ये लोकसभा का होगा, या सांसदीय के लिए चुनाव होगा, प्रधानमंत्री इसमें चुने जाएंगे, और विधानसभा को विधायक का चुनाव होता है इसमें, और इस तरह से ग्राम पंचायत में चुनाव होता है, नगर पालिका में पार्षदों का चुनाव होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो जो भी ये चुनाव होते हैं, इसमें जनता स्वयं जाकर के अपने इच्छा अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो अब आप देखेंगे, आपको समझ में आ गया हो गया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब आप देखेंगे दूसरा जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आप देखेंगे जो उसका मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो दिखाई न दिया, यानी हम कह सकते हैं जिन चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जब ए प्रतिनिधि किसी अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, किसी अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। देखिए जैसे समझिए कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है कि जिन चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जब एक प्रतिनिधि किसी अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए एक प्रतिनिधि है, यहाँ पे मान लीजिए जनता है, जनता हो गई, और मान लीजिए ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, जब दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव कर, मान लीजिए इन्होंने सांसदी का चुनाव किया, यानी इन्होंने आम देखेंगे एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों को चुनाव किया। जब आप ये सदस्य आप देखेंगे, जब ये किसी सदस्य का चुनाव करेंगे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति का मान लीजिए, राष्ट्रपति अगर मान लीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे
राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का चुनाव अगर यहाँ पे हो रहा है तो यह कहलाएगा अप्रत्यक्ष। मान लीजिए जनता ने एमएलए को चुना, विधायक को चुना और सांसद को चुना, तो यही सांसद जब अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है कि जिन चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो ए हुआ एमएलए, और जब ये प्रतिनिधि किसी अन्य प्रतिनिधि का चुनाव करता है उसे क्या कहते हैं, हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, और आप देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस तरह से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र का अर्थ देखे कि लोकतंत्र अर्थ आपको बताया गया, इसके बाद लोकतंत्र की परिभाषा आपको बताई गई, लोकतंत्र के भेद आपको बताया गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कितने भेद होते हैं, लोकतंत्र के भेद में आप देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आपने पढ़ा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लोकतंत्र के भेद के बाद आप देखेंगे कि लोकतंत्र के क्या गुण होते हैं, क्या उसकी विशेषता है। जरा आप देख लीजिए लोकतंत्र के गुण के बारे में। तो लोकतंत्र के गुण के बारे में हम आपको बताने का प्रयास अब करेंगे कि लोकतंत्र के गुण क्या होते हैं। देख लीजिए कि लोकतंत्र के गुण आपको बताया जाएगा। देख लीजिए नंबर 1 पॉइंट में आप देखेंगे लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण आप देखेंगे जो इसमें बताया गया लोकतंत्र के गुण। पहला आप देखेंगे विशेषता जो है नंबर 1 पॉइंट में है कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था। उत्तरदायी शासन व्यवस्था। और दूसरी पार्ट आप देखेंगे कि जनता की भागीदारी। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे राष्ट्रीयता की भावना का विकास। अल्प वर्गों को आगे बढ़ने का मौका। और आप 5वां देखेंगे निरंकुशता का भाव। और आप देखेंगे स्वतंत्रता की भावना का विकास। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र के गुण में आप अगर हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के गुण आते हैं, क्या विशेषता होती हैं, आप देखेंगे यही चीज आपको लिख देना है कि क्वेश्चन आएगा कि लोकतंत्र के गुण या विशेषता का वर्णन कीजिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था क्या है। नंबर 1 को हम समझने का प्रयास करेंगे। सभी जो पॉइंट को एक बार समझ लेंगे दिमाग में बैठ जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था क्या होती है, आप देखेंगे जो हमारी सरकार होती है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी सरकार अगर सही से शासन नहीं करती है तो अगले चुनाव में वह सरकार हारेगी और यह जनता
के बल पर ही सरकार बनती है। इसलिए जो हमारी सरकार होती है वह एक दूसरे के प्रति जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है सबसे बड़ा गुण होता है कि यह उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। उत्तरदायी होने के कारण इसमें आप देखेंगे जनता और सरकार के बीच में एकदम सामंजस्य बना रहता है। जनता के ध्यान को रख करके हमारी सरकार जो काम करती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। इसीलिए यह कहा जाता है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। जनता की भागीदारी, और आप देखेंगे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें जनता हिस्सा लेती है। ये परिभाषा भी है कि जहां पे सभी व्यक्तियों का भाग होता है, जहां पे सभी व्यक्तियों का हिस्सा होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। यह भी एक परिभाषा है कि जहां पे सभी व्यक्तियों का भाग हो उसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो इसमें लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जनता की भागीदारी, इसमें हमारी जनता पूर्ण रूप से हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है। इसी कारण से इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जनता की भागीदारी। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, और आप देखेंगे जब भी हम बात करते हैं तो इसमें लोकतंत्र में हमारे राष्ट्र के हित को ध्यान में रख करके सारी बातें होती हैं। यह नहीं कि यहाँ पे अकेले सरकार बन गई है तो केवल अपने बारे में सोचे, नहीं। यहाँ पे चाहे वोट कोई दिया रहे, चाहे सरकार उसको बनाए, चाहे वोट दे ना दे, लेकिन जो अपना क्या करता है वह अपने हित के ध्यान में रखते हुए वह अपने कार्यों को संचालित करता है। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। राष्ट्रीय भावना के विकास को लेकर के ही हमारी सरकार कार्य करती है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय भावना का विकास, और हमारे लोकतंत्र में जहां पे भी लोकतंत्र है वहां राष्ट्र की भावना का विकास, राष्ट्र के हित को ध्यान में रख करके हमारे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाता है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको ध्यान में रख करके हमारे लिए एक कानून का विस्तार करके लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है अल्प वर्गों को आगे बढ़ने का मौका। सबसे बड़ी विशेषता देखिए हमारे लोकतंत्र की यह होती है कि आप देखेंगे यह नहीं कि कोई जो अमीर आदमी केवल वही लोकतंत्र का हिस्सा है, यह नहीं है। लेकिन हमारे लोकतंत्र में यह भी व्यवस्था है कि चाहे गरीब हो, यदि उसके अंतर्गत क्वालिटी है, योग्यता है, सक्षम है, तो वह नेता, सांसद, विधायक बन सकता है। कोई भी गरीब का परिवार का हो वह अपनी योग्यता प्रतियोगिता के द्वारा अपने को आगे बढ़ा सकता है। इसमें लोकतंत्र में सबसे बड़ी यही विशेषता है कि आप देखेंगे सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यह नहीं केवल अमीर है आप आगे बढ़िए, इसमें इसलिए कहा जाता है अल्प वर्गों को आगे बढ़ने का मौका। अब आप देखेंगे निरंकुशता का अभाव। अब इसमें क्या होता है, निरंकुशता, इसमें जो है हमारी लोकतंत्र में निरंकुशता का अभाव इसलिए होता है क्योंकि निरंकुश राजा नहीं हो पाता है। आप बताइए, इतनी बड़ी जनसंख्या, जनता, हमारे देश की लोग सरकार को चुन करके सरकार बनाते हैं। अब आप सरकार देखिए, सरकार क्या करती, क्यों निरंकुश का अभाव होता है, क्यों निरंकुश नहीं हो पाती है? निरंकुश इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वह जनता ने उनको चुना है और वह जनता के लिए कार्य करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर सही तरीके से अपने कार्यों का संचालन नहीं करेंगे, अपने पद का जो है सही तरीके से देश के हित के लिए कार्य नहीं करेंगे, आने वाले समय में उनको क्या करेगी, जनता हटा देगी। इसीलिए कहा जाता है कि निरंकुशता का क्या होता है, अभाव होता है, और इसी कारण से वह सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है। अब आप देखेंगे यह निरंकुशता जब ही हो सकती है जब आप देखेंगे जहां पे तानाशाही शासक हो, निरंकुश शासक हो, वहां पे है निरंकुशता का भाव चलता है क्योंकि जनता का उसमें कोई रोल नहीं होता है। और इसी कारण से जहां जनता का रोल नहीं होता है उसे निरंकुश शासक या तानाशाही शासक कहते हैं। इसी को ध्यान में रख करके हमारी जनता, आप देखेंगे यहाँ पे निरंकुशता का भाव पाया जाता है हमारे देश में क्योंकि यहाँ पर राजा निरंकुश नहीं हो पाता है। आप देखेंगे स्वतंत्रता की भावना का विकास। अब आप देखेंगे जो लोकतंत्र में आप देखेंगे इसमें क्या है कि स्वतंत्रता की भावना का विकास, मतलब हम लोग भारत में लोकतंत्री शासन व्यवस्था में सबको समानता का अधिकार मिला है, सभी लोग स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। यानी आप स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को विचार व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। इस तरह से हमारे देश में जो ये हमें स्वतंत्रता आजादी मिली है, हमें यह लोकतंत्र में ही ऐसा संभव है। इस कारण से सबसे बड़ी विशेषता जो होती है हमारे ये सभी लोकतंत्र की भावना का विकास। अब में आप देखेंगे स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है जिसके कारण से सभी लोग अपने कार्यों को सही तरीके से करके अपने देश का और अपना विकास कर सकते
हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि लोकतंत्र के गुण के बारे में हमने आपको बताया। तो आप समझ लीजिए ये पॉइंट परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि आएगा क्वेश्चन कि लोकतंत्र के गुण या विशेषता का वर्णन कीजिए। तो यही 5 पॉइंट आप परीक्षा में लिख करके हेडिंग वाइज लिख देंगे और इसमें अपना 2-2 4 शब्द जोड़ करके इसको कम से कम 1.5 पेज का आप बनाएंगे। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए और यह क्वेश्चन आने वाला है। इस तरह से यह सभी क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। हेडिंग आप याद रखेंगे, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जनता की भागीदारी, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, अल्प वर्ग को आगे बढ़ने का मौका, निरंकुशता का भाव होता है और स्वतंत्रता की भावना का विकास। तो यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता या गुण कह लीजिए। यह विशेषता हमारे लोकतंत्र की है जिससे सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अब आप देखेंगे जहां पे लोकतंत्र की विशेषता आपने गुण के बारे में सोचा और हमारे लोकतंत्र में ही कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं, लोकतंत्र में कुछ दोष भी हैं, उन दोष के बारे में भी पढ़ेंगे। देखेंगे लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र के दोष आप देख लीजिए। लोकतंत्र के दोष क्या होते हैं जरा देखेंगे। डिमेरिट क्या होती है, डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी आप देखेंगे। जो है लोकतंत्र के दोष में जैसे आप देखेंगे यहां पे लोकतंत्र का दोष क्या है, नंबर 1 पॉइंट पे आप देखेंगे लोकतंत्र के दोष में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, बढ़ावा। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे धन का दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग। अब तीसरा आप देखेंगे शासक हमेशा शासक हमेशा बदलते रहते हैं, शासक हमेशा बदलते रहते हैं जिससे शासक हमेशा बदलते रहते हैं, जिससे शासन व्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है, शासक हमेशा बदलते रहते हैं जिससे शासन व्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है। आप देखेंगे नैतिकता का हनन, नैतिकता का पतन होता है, नैतिकता का पतन। लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है। अब आप देखेंगे यह पॉइंट आपको 4 पॉइंट आपको याद रखना है हमें परीक्षा की दृष्टि से कि लोकतंत्र के अगर दोष आता है कि लोकतंत्र के दोष क्या होते हैं तो उनको भी आप किस तरह से लिख सकते हैं, इनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जैसे आप देखेंगे कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, यानी भ्रष्टाचार। अब आप देख लीजिए जो भ्रष्टाचार है, क्या भ्रष्टाचार, आप देखेंगे कि
कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा कैसे मिलता है। जैसे आप देखेंगे लोकतंत्र में सभी लोग अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए आप देखते हैं यहाँ पे अनैतिक तरीके से लोग जो है अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए किसी हद तक गुजर जाते हैं कि वह सफलता चाहते हैं, हमें किसी तरह से सफलता मिले, वह किसी अनैतिक तरह से मतलब एक तरह से जो उनके अंतर्गत अनैतिकता की भावना आ जाती है कि हमें केवल सत्ता प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो, वह समाज को नहीं देखते हैं और इसके कारण से वह भ्रष्ट तरीके से आप देखेंगे लोगों को बहला फुसला करके, लोगों को लालच दे करके वह सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। यही सबसे बड़ा दोष होता है कि यह भ्रष्टाचार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। और दूसरी बात क्या होता है, धन का दुरुपयोग। अब आप देख लीजिए, आप देखेंगे कि आप लोकतंत्र में, हमारा लोकतंत्र कहता है कि लोकतंत्र में आप अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त कीजिए और अपने अच्छे कार्यों के लिए जनता के सामने आइए और जनता को बताइए कि हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, आपके लिए क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी नीतियों को लेकर के आइए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, सत्ता को प्राप्त करने के लिए लोगों को अधिक से अधिक धन दे करके उनको खरीदना चाहते हैं, खरीद करके वोट बैंक बनाना चाहते हैं, लोगों को लालच दे देते हैं और इसमें लोकतंत्र में अधिक से अधिक पैसे का दुरुपयोग करते हैं, खर्च करते हैं, जो कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को जो एक तरह से आर्थिक मंदी की तरफ ढकेलती है। इस कारण से आप देखेंगे इसी को कहा जाता है, इसलिए इसको दोष माना जाता है लोकतंत्र को कि इसमें अधिक पैसा लोग खर्च करते हैं, जिसके कारण से हमारे लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी दोष दिखाई देता है। और हमेशा आप देखेंगे शासक, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि शासक हमेशा बदलते रहते हैं, जिससे शासन व्यवस्था में या स्थिरता आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमने 5 साल के लिए हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है कि चुनाव होगा और यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो जीता है वही आकर के अगली बार जीते। अगर वह अच्छा कार्य करता है तो वह जीत सकता है। तो इसलिए उसके अपने शासन व्यवस्था को किस तरह से मेहनत किया और किस तरह से लोगों में उसकी लोकप्रियता बनी रहे, वह यदि ऐसा कार्य करता है तब तो ठीक है। लेकिन आप देखते हैं ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अक्सर आप देखते हैं हमारी सरकारें जो हमेशा बदलती रहती हैं, जिसके कारण से अभी मान लीजिए कोई 5 साल के लिए बैठा अपना शासन व्यवस्था चला रहा है, लेकिन जैसे हुए मान लीजिए पहले साल नए गया, वह 2 साल 3 साल सीखने में लग गया, उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही हुआ मतलब सोचा कि हम अपने देश के लिए कुछ कार्य करें, अपने देश के लोगों का विकास करें, तब तक क्या होता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह चेंज हो जाता है, बदल जाते हैं, अगली बार चुनाव होता है, दूसरा सरकार कोई बनता है। तो इस तरह से हमारे शासक जब बदलते रहते हैं तो उसमें अस्थिरता आ जाती है, जिससे यह हमारे शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष या लोकतंत्र व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। और आप देखेंगे नैतिकता का पतन। और आप देख लीजिए हमारे लोकतंत्र में यह सभी को बताया गया कि अपने इच्छा अनुसार सभी लोग अपना वोटिंग करेंगे और अपने इच्छा अनुसार आप अपने जो है समर्थन प्राप्त करिए, अपने सभा करिए, आप अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट करिए कि जो आपके इच्छा अनुसार वह आपको वोट दे सकें। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने वोट के लिए इसमें हम जो है एक अपनी नैतिकता को मतलब एक तरह से ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि क्या करें अनैतिक तरीके से लोगों को मोटिवेट करने से, लालच दे करके, भ्रष्ट तरीके से पैसा दे करके मोटिवेट कर देते हैं कि लोग अधिक से अधिक हमारे पास आए, उनको लालच का सहारा दे करके उनको एक तरह से उनके नैतिकता का एक तरह से पतन किया जाता, उनकी इच्छाओं को दबा दिया जाता, उनको लालच दे करके। इस तरह से आप देखेंगे यह नैतिकता का पतन जो भी हमारे लिए क्या है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष है। अब आप देखेंगे लोकतंत्र मूर्खों का शासन कहा गया और यह लोकतंत्र क्योंकि भीड़ तंत्र में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे पहले देखेंगे लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति हो जाए, अगर शक्तिशाली व्यक्ति है, चाहे पढ़ा लिखा चाहे ना हो, लेकिन हम उसको क्या करते थे, सरकार लोकतंत्र में बना देते थे और उसके पास पैसा होता है और वह पैसे को लेकर के लोगों को अपने शक्ति के बल पर जो है पैसा खर्च करके वह अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करके वह जीत लेता है। और हमारी जनता भी आप देखेंगे देखती है कि वह किस तरफ से ज्यादा जब चुनाव वोट पड़ते हैं तो उसमें देखती है किस तरफ लोग जा रहे हैं, वह अपने को नहीं देखती है बल्कि उस भीड़ की तरफ बढ़ जाते हैं कि जहां पे लोग जा रहे हैं उसी के साथ पकड़ करके वोट दे देती है। अगर ऐसा करती है, इसी कारण से इसको कहा जाता है कि लोकतंत्र का भीड़ तंत्र में बदल जाता है, क्योंकि लहर को देखती है कि किस लहर किस तरफ जा रहा है, लोग जा रहे हैं उसी तरफ वो झुक जाती है, यह अपना स्वयं का निर्णय नहीं ले पाती है। इसी कारण इसे कहा गया कि यह मूर्खों का शासन है।
और यह लोकतंत्र जो भीड़ तंत्र में बदल जाता है। तो इसलिए हमने ये 5 पॉइंट आपको बताया कि लोकतंत्र के क्या दोष हैं, कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, धन का दुरुपयोग होता है, शासक हमेशा बदलते रहते हैं, जिसमें शासन व्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है, शासन व्यवस्था में अस्थिरता आ जाती है, नैतिकता का पतन होता है, लोकतंत्र मूर्खों का शासन है कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाता है। अब आप देखेंगे कि लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं। अगर आप देखेंगे लोकतंत्र के परिणाम के बारे में अगर बात करें कि लोकतंत्र के परिणाम के बारे में हम देखेंगे इसमें क्या होता है। जरा देखिए लोकतंत्र के परिणाम हम आपको बताएंगे, इसके बारे में देखेंगे आप लोग। लोकतंत्र के परिणाम देखेंगे, पहला पॉइंट है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम में आप देख लीजिए इसमें क्या है। पहला पॉइंट में आप देखेंगे लोकतंत्र के परिणाम में नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। यह पहला पॉइंट है। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। इसमें नियमों में उत्कृष्टता आती है। इसमें आप देखेंगे तीसरा पॉइंट है, इसमें नियमों में उत्कृष्टता आती है। क्या इसमें बताया गया, इसमें नियमों में क्या आती है, इसमें नियमों में उत्कृष्टता आती है और इसमें टकराव को टालने या संचालन करने का मतलब होता है। इसमें यह चौथा पॉइंट है, टकराव को संभालने संचालन करने की भूमिका होती है। और पांचवा पॉइंट मतलब टकराव को संभालने संचालन करने की क्या होती है, भूमिका होती है। इसमें गलतियों को सुधारने की संभावना होती है। पांचवा पॉइंट है, इसमें गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। अब आप देखेंगे ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि लोकतंत्र के परिणाम अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लिख सकते हैं कि आप देखेंगे पहला पॉइंट क्या है कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। अब क्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है समानता। क्या है, समानता, इक्वलिटी। आप देखेंगे हमारे संविधान में लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है और इसमें समान तरीके से, या नहीं कोई गरीब हो अमीर हो या कोई भी व्यक्ति इसमें जाकर के लोकतंत्र में अपने प्रतिभा को दिखा सकता है, देश के हित के लिए कार्य कर सकता है, उसे पूर्ण रूप से समानता का अधिकार दिया गया है। आप देखेंगे कानून के दृष्टि में अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष आपको समानता दी गई है। 16 कहता है कि 15 कहता है जात धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप देखेंगे 16 अनुच्छेद कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी जो भी योग्य है उस योग्य में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। और आप देखेंगे 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का, छुआछूत का, यानी जो किसी साथ अगर कोई भेदभाव करता है तो उसको भी दंडनीय अपराध माना गया है। तो हमारे देश में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है और सबको समान रूप से आगे बढ़ने का भी अधिकार है।
इसीलिए सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का परिणाम निकल के आता है कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। इसके बाद देखेंगे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, गरिमा को बढ़ाता है। यानी आप देखेंगे जो व्यक्ति है अगर वह उस पद पर पहुंचता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे कोई भी पद आप अगर प्राप्त करते हैं, वह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। और लोकतंत्र में आप जिस पद पर हैं आपके पद की गरिमा है और उस गरिमा के तहत आपको जाना जाता है। और यह जिस दिन आप लोकतंत्र में कामयाबी हासिल करते हैं, अपने पद को प्राप्त करते हैं, लोकतंत्र में हमारे आगे बढ़ने के लिए कई सीढ़ियां हैं। यहाँ से सांसद, विधायक से लेकर के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सरकारी डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक जो भी हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, यह कहीं पर भी आप देखेंगे अपना विकास को बढ़ाते हैं और अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं। और व्यक्ति की गरिमा का यहाँ सम्मान किया जाता है लोकतंत्र में। इसी कारण से कहा जाता है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। इसमें नियमों में उत्कृष्टता आती है। और जो हमारे लोकतंत्र में नियम कानून बनाए गए हैं, जो आप देखेंगे कानून है, यह हमें इतने अच्छे ढंग से इसका पालन करते हैं कि जिसके कारण से पूरे देश की शासन व्यवस्था एक सुचारू रूप से चलती है। इसमें जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती है। जो लोकतंत्र के नियम है यह बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाए गए हैं और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वह सही तरीके से हमारे कार्यों को संचालित करती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, जिसके कारण से लोकतंत्र के नियमों में आप देखेंगे यह उत्कृष्टता पाई जाती है। और टकराव को संभालने, संचालन करने की भूमिका होती है। आप देखेंगे सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है कि अगर लोकतंत्र में आप देखेंगे सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह टकराव को कम करती है। आप देखेंगे हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है अधिकांश लोगों को समझा बुझा करके उसके मैटर को शांत करके उसके आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जो कि यह टकराव को कम करती है। तो सबसे बड़ी विशेषता है लोकतंत्र की कि यह टकराव को संभालने और संचालन करने की सबसे बड़ी इसकी भूमिका होती है, जिसके कारण से पूरे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। अगर मान लीजिए इसमें गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए एक बार सांसद, विधायक बने, प्रधान बने, गांव के बने, अगर आपके अंदर आप लगे कि आप बन करके अगर आपने जनता के हित में कार्य किया है, कि अगर आप उसको सीख सकते हैं कि हमने कहां पे गलती की, आगे चुनाव में हमें जनता ने हमारी उपेक्षा की, इस कारण से आप सही ढंग से फिर अगले चुनाव में आ सकते हैं और उसको आगे बढ़ करके आप अपने उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, देश की लोकप्रियता को हासिल कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी विशेषता है कि अपनी गलतियों को हम सुधार करके अपने पुनः उस देश की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपने लोकतंत्र में आ सकते हैं, लोगों का विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र के गुण, दोष, परिणाम। आज लोकतंत्र के अर्थ के बारे में हमने आपको विधिवत तरीके से पढ़ाया और इस वीडियो को आप जो है बढ़िया से देख करके इसका नोट बना लेंगे और हेडिंग वाइज अगर आपने नोट बना लिया और उसके गुण, दोष, विशेषता से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चनों को लेकर आएंगे कि लोकतंत्र में क्या, जो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, जो सांप्रदायिकता क्या है। इसी क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आज के लिए इतना ही रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आपको एक कम समय में तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं कि जो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन्हीं सब क्वेश्चनों को हल करके आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह वीडियो एक बार आप देखेंगे, उसको सही से आप नोट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और जिस दिन आपको ये हेडिंग समझ में आ गई, आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसको विस्तृत आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।